नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं इतिहास से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जासूसी की एक कहानी की जो हिंदुस्तान से जुड़ी है। किसी भी जासूस का जीवन आसान नहीं होता। हर पल जान जोखिम, मिशन फेल होने का और एक्सपोज होने का खतरा। जासूसों और उसका काम अदृश्य रहता है। एक हाथ से काम करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। न तारीफ की उम्मीद, न शोहरत की लालच। उनके दिमाग में सिर्फ रहता है तो एक मिशन और उसकी कामयाबी। न जाने कितनी कहानियां हैं, न जाने कितनी फिल्में और न जाने कितनी किताबें हमारे देश के इन्हीं गुमनाम सितारों की कामयाबियों से चमक रही। लेकिन आज की हमारी कहानी का किरदार ये हीरोज नहीं है। आज की हमारी कहानी का किरदार एक गद्दार है। एक ऐसा जासूस जो पल तो भारत सरकार की तनख्वाह पर रहा था, लेकिन काम अमेरिका खुफिया एजेंसी के लिए कर रहा था। एक जासूस जिसका पूरा कैरियर संदेह के घेरे में रहा, लेकिन फिर भी वो भारत की एक खुफिया एजेंसी रॉ में एक बड़े और अहम अधिकारी के पद तक पहुंच गया, जो कई साल तक देश के इंटरनल और एक्सटर्नल सीक्रेट लीक करता रहा, जिसने भारत के तमाम ऐसे जासूसों की डिटेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को दी, जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी पहचान और नाम छिपाकर काम कर रहे थे। इस गद्दार जासूस का नाम था रविंदर सिंह। आज के इस वीडियो में रविंदर सिंह के किरदार को और उसकी गद्दारी से जुड़ी हुई पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था और नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत की इसी बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका पहली बार खौफजदा हुआ और यहीं से उसने भारत में अपने जासूसों पर काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की एक कैबिनेट में मंत्री CIA के लिए जासूसी कर रहा था। इसकी चर्चा हाल ही में रिटायर हुए रॉ के पूर्व ऑफिसर ने अपनी किताब में की। उस दौर में भी अमेरिकी राइटर थॉमस पावर्स ने भी तत्कालीन CIA प्रमुख रिचर्ड हेल्मस की बायोग्राफी द मैन हु केप्ट सीक्रेट में इंदिरा गांधी कैबिनेट में CIA के जासूस का जिक्र किया है। नवंबर 1979 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भी रिपोर्ट ऑफ हाई CIA टिपस्टर्स स्टेट इन इंडिया नाम की हेडलाइन से भी एक लेख छपा, जिसमें इंदिरा गांधी कैबिनेट में जासूस होने का जिक्र किया गया। हालांकि आज तक इस बात का कभी खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो शख्स कौन था। इसके बाद साल 1998 में भारत पूरी दुनिया को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर लेता है। कहा जाता है कि भारत के इस कीर्तिमान के बाद अमेरिका भारत में खुफिया सीक्रेट की जानकारी के लिए दिन रात काम में लग गया और यहीं से उसने निर्णय लिया कि अब भारत के अलग अलग अहम और खुफिया विभागों में वो अपने एजेंट तैयार करेगा। दूसरी तरफ भारतीय सेना का एक अफसर बड़ी शिद्दत से रॉ में ट्रांसफर की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था रविंदर सिंह, रैंक थी मेजर की। रविंदर सिंह पंजाब के अमृतसर के एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि सेना में रहते वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल था। 1986 में उसे पहली बार रॉ में काम करने का मौका मिला। तब वो एक खास मिशन के लिए डेपुटेशन पर आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने रॉ में अपनी जड़ें जमा ली और फिर उसने सेना से रिटायरमेंट लेकर पूरी तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का साथ किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रविंदर काम में बहुत ही औसत आदमी था। बावजूद इसके उसने सेना में अहम पद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कुछ सालों में तरक्की करते हुए वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक भी पहुंच गया था। आर्मी और रॉ दोनों जगह उसके साथी उसे एक औसत अफसर मानते थे। रॉ में काम कर चुके मेजर जनरल विनय कुमार सिंह ने अपनी किताब इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में लिखा है कि अपने पूरे कैरियर के दौरान रविंदर के अफसर और साथी उन्हें एक औसत अफसर मानते थे। आर्मी और रॉ के उसके साथी उसे औसत अफसर जरूर मानते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि वो दावत देने, मस्ती मजाक करने और महंगी शराब पिलाने में माहिर था। रविंदर सिंह की निगरानी करने वाले और रॉ में विशेष सचिव रहे अमर भूषण ने अपने उपन्यास एस्केप टू नोवेयर में लिखा है
कि रविंदर दूसरे विभाग में काम कर रहे जूनियर ऑपरेशनल डेस्क देख रहे रॉ अधिकारियों से जानकारी निकालने की कोशिश में लगे रहते थे। साथ ही वो उन्हें या तो अपने कमरे में या घर में या फिर महंगे होटलों में खाने की दावत देते थे। लेकिन साल 2003 के आसपास रॉ के एक जूनियर अधिकारी ने रविंदर सिंह के ऐसे संदिग्ध बर्ताव की शिकायत कर दी। उसने बताया कि शराब पिलाने के बहाने वो ऐसी फाइलों के बारे में पूछ रहा था जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। साथ ही इस तरह की हरकत खुफिया विभाग के काम करने के तौर तरीके और उसके खिलाफ थी। इस शिकायत के बाद रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन यानी CIS ने रविंदर पर निगरानी शुरू कर दी थी और रविंदर के घर के बाहर रॉ के अधिकारियों को सब्जी वाले के वेश में तैनात किया। दिसंबर 2003 के आसपास उसके काम करने के तरीके में एक पैटर्न दिखाई पड़ा कि रविंदर रोज खूब सारे दस्तावेज की ऑफिस में फोटोकॉपी कराता है और उनको घर ले जाता है। इस पैटर्न के बाद CIS का शक और गहरा गया कि आखिर वो दस्तावेज कौन से हैं और रविंदर इनको क्यों घर ले जा रहा है। क्या किसी को वो डॉक्यूमेंट भेज रहा है? CIS ने अब निगरानी और तेज कर दी। रविंदर के ऑफिस और घर में हर जगह स्पाई कैमरा लगा दिया गया। उसका फोन टैप होने लगा, लेकिन रविंदर पकड़ में नहीं आया। अप्रैल 2004 में रविंदर ने छुट्टी के लिए अर्जी दी और उसका कारण फैमिली फंक्शन होना बताया। उसने बताया कि उसके भाई बहन अमेरिका में सेटल हैं और उसे वहीं पर एक फंक्शन अटेंड करना है। पहले भी रविंदर अमेरिका जाया करता था, लेकिन इस बार उसे अमेरिका जाने की छुट्टी नहीं मिली। इसके बाद अप्रैल के महीने में अचानक रॉ दफ्तर के बाहर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की चेकिंग शुरू हो गई। सभी के बैग की तलाशी ली। रविंदर की भी तलाशी हुई, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिला। कहा जाता है कि रविंदर को इसकी सूचना पहले ही उसके ड्राइवर ने दे दी थी। CIS लगातार उस पर नजर रख रही थी। इस बीच 4 मई 2004 की सुबह रविंदर के घर में कोई हलचल नहीं हुई। उसके घर के बाहर तैनात अंडरकवर एजेंट को शक हुआ। उसने जाकर देखा तो घर खाली था, घर में कोई नहीं था। रविंदर अपनी पत्नी के साथ फरार हो चुका था। दरअसल अप्रैल में दफ्तर की बाहर तलाशी के बाद उसे पता चल चुका था कि उस पर नजर रखी जा चुकी है और वो चौकन्ना हो गया था। रॉ ने घर की तलाशी ली। वहां से अधिकारियों को एक लैपटॉप मिला। पता चला कि यही वो लैपटॉप था जिसके जरिए रविंदर खुफिया जानकारी अपने हैंडलर को भेजता था। कहा जाता है कि रविंदर सीक्रेट रिपोर्ट को घर लाता था और CIA द्वारा दिए गए कैमरों से उनकी तस्वीर लेता था। सारी फाइलों को एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करता था और सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए वो अपने हैंडलर्स को भेज देता था। इस तरह उसने कम से कम 20,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर भेजे। कुल मिलाकर रविंदर भारत से फरार हो चुका था और भारत से भागकर वो सीधे नेपाल पहुंचा, जहां CIA का स्टेशन चीफ तैनात था। नेपाल पहुंचने के बाद CIA ने रविंदर और उसकी पत्नी के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। दोनों को राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमार शर्मा नाम से नई पहचान दी गई और फिर एक प्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया। रॉ के अधिकारियों के सामने सवाल यह था कि इतनी निगरानी के बावजूद वो कैसे फरार हुआ। दरअसल मई महीने में 1 से लेकर 14 तारीख तक छुट्टियां थी। इसी दौरान ऑफिस न जाने का फायदा उठाकर उसने भागने की तैयारी की थी। रातों रात अपनी पत्नी के साथ रोड के रास्ते वो नेपाल पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ था कि रॉ का एक एजेंट CIA के लिए कैसे काम करने लगा। कहा जाता है कि रविंदर को 90 के दशक में CIA ने अपने जाल में फंसाया। तब रविंदर हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के तौर पर काम कर रहा था। रॉ के प्रमुख रहे AS दुलत ने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के अनुसार हॉलैंड के जासूसी सर्कल में उसकी छवि एक नाकारा ऑफिसर की थी। उसका अधिकतर वक्त शराब के पीछे या लड़कियों के पीछे भागने में लगा रहता। कहा जाता है कि उसे CIA ने हनी ट्रैप में फंसाया था। 1992 में नैरोबी में पोस्टिंग के दौरान उसे हार्ट अटैक भी आया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका इलाज वियना के एक बड़े हॉस्पिटल में हुआ था, जिसका मतलब था उसे कहीं से मदद मिल रही थी। 1992 से साल 1998 तक रविंदर CIA के लिए काम करता था। बहुत संभव था कि CIA ने उसकी मदद भी की हो। भारत में जब रविंदर के भागने की बात पता चली तो हड़कंप मच गया। बाद में जब ये बात साफ हुई कि वो CIA के लिए डबल एजेंट था, तो उस समय रॉ के चीफ CD साहे ने दिल्ली में CIA के स्टेशन चीफ को बुलाया
और उनसे इस मामले में सफाई मांगी। CIA ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बाद में जब तह तक जांच हुई तो सामने आया कि रविंदर ने 600 से ज्यादा ईमेल के जरिए 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने हैंडलर को भेजी थी। उधर अमेरिका पहुंचने के बाद उसने शरण लेने की कोशिश की। अमेरिका ने उसे शरण नहीं दी। इसके बाद साल 2016 में रॉ को एक खबर मिली। पता चला कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। तो ये थी एक गद्दार की कहानी जिसने पहले तो भारत के लिए काम किया और उसके बाद गद्दारी कर गया। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।